हेलो गाइस, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे यूक्रेन कंट्री के बारे में। पुर्तगाल के बारे में बात हो चुकी है, हंगरी के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो यूक्रेन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। शेंगन होती तो आज तो भीड़ लगी होती उधर की तरफ को, बट यूरोपियन कंट्री है। और मैंने आपको अपनी पिछली एक दो वीडियोस में बताया था कि मैं यूक्रेन का प्लान कर रहा हूँ और मेरा प्लान है जाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, मेरा यूक्रेन का वर्क परमिट भी आ गया है, लेकिन भाई इधर हो गया है हृदय परिवर्तन। क्या हो गया माइंड चेंज हो गया है। और चेंज होने के ना बहुत सारे रीजंस हैं यार, मल्टीपल रीजंस हैं। ऐसा हुआ कि देखो यार, मेरे को लगता नहीं है अब कि मुझे जाना चाहिए। मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, पता नहीं पहले लग रहा था, लेकिन एकदम से कह लो कि भगवान ने हृदय परिवर्तन कर दिया। अब नहीं मन कर रहा है, क्योंकि सब कुछ है यार यहाँ पे मेरे पास। शायद उसके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता अगर कोई यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हो और जिसका यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है इंडिया में। फिर उसके लिए तो यूक्रेन भी ठीक है यार, वो तो जा सकता है। लेकिन हमारा सब कुछ भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा रिस्क क्यों लेना यार। अपने फालतू में एक छोटे से बाहर जाने का कीड़ा था, उसके चक्कर में बाकी सब कुछ खराब करके कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। और मेरा ये भी नहीं पता कि कब दोबारा प्लान बन जाए। मैं सच बताऊं आपको, मेरा कुछ नहीं पता मेरा कब क्या प्लान बन जाए। मेरे मेन मुद्दा ये है कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि सर यूक्रेन जाके फायदा है कि नहीं है, किन लोगों को यूक्रेन जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर ये भी बताऊंगा कि वीजा मिलता कैसे है यूक्रेन का और किस वीजा पे जाना चाहिए। Okay, let's get started with a detailed video. Stay tuned. यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, ये सबको पता होगा। शेंगन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और यूक्रेन जो है, बहुत लोग, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, जो लोग ये सोच के जाएंगे ना कि भाई हम वहां से किसी शेंगन कंट्री में मूव हो जाएंगे, बिकॉज हंगरी का बॉर्डर साथ लगता है, पोलैंड का भी थोड़ा सा हिस्सा साथ लगता है यूक्रेन के। और ज़्यादा जो पोर्शन है, जो ज़्यादा शेयर करता है बॉर्डर यूक्रेन, वो करता है रशिया के साथ। आपको पता होगा रशिया ने रूल भी किया है यूक्रेन के ऊपर। और 1991 में इंडिपेंडेंस मिली है यूक्रेन को रशिया से। पहले सोवियत यूनियन में आता था, तो यूएसएसआर भी बोलते हैं जिसको। तो अभी भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, कोल्ड वॉर भी चलता रहता है। जैसे ऑनेस्टली, जैसे इंडिया पाकिस्तान का आप न्यूज़ सुनते रहते हो, ऐसे ही रशिया और यूक्रेन का भी कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलता रहेगा। तो सेफ्टी वाइज ओके है। पहले तो यार मैं इंडिया से अगर कंपेयर करोगे ना, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बिल्कुल बराबरी स्टैंड करती हैं दोनों कंट्रीज। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो, थोड़ा सा अप होगा यूक्रेन में, बिल्कुल 5-7% का फर्क होगा। वो भी क्यों? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज रशिया ने रूल किया है, तो उनकी बिल्डिंग बनाने का तरीका, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिजाइन्स रहते हैं वो उसके हिसाब से बने हुए हैं। तो इसलिए वो आपको, और वो भी कहीं कहीं जो मॉडर्न या जो अभी लेटेस्ट बनी हुई सिटीज होंगी, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पुरानी सिटीज में स्ट्रीट्स में घूमोगे तो आपको वही इंडिया जैसा फीलिंग आएगा। इंडिया से भी बेकार बदतर फीलिंग भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गोरियां देखने को मिल जाती हैं वहाँ पे। अंग्रेज घूमते रहते हैं, यूक्रेनियन भी थोड़े कलर में गोरे होते हैं। तो शायद आपको इसलिए हम लोगों को वहाँ पे वो फॉरेन वाली फीलिंग इसलिए भी आती है। प्लस रोड्स वगैरह अच्छी है, क्लीनलीनेस है वहाँ पे। और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने कहीं से कुछ देखा पड़ा है, ये मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली वहाँ पे हैं यूक्रेन में ऑनेस्टली, और उनसे सब कुछ जानने को मिलता है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने भी मुझे वैसे बहुत समझाया था अप्लाई करने से पहले कि यहाँ पे मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम मैं नहीं समझा, मैंने कहा मैंने जाना है, और थोड़ा सा तो इसलिए मैंने ज़िद करी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है भाई, करवा देते हैं। तो हो गया था, लेकिन अब मूड चेंज हो गया है। लेकिन अगर किसी ने भी वीज़ा करवाना हो यूक्रेन का, उसके लिए आप 101% मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बंदा ऐसा भी है, स्पेशली मेरे पंजाबी भाई, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती है, जिनको ये लगता है कि हम तो
हिंदी में भी आंसर नहीं कर पाएंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हाथ पैर फूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो यार, ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और इसमें कोई ऐसा कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इन्फीरियर फील नहीं होना चाहिए। बिकॉज यार हर किसी की क्वालिटीज़ भी होती हैं, किसी के अंदर बुराइयां भी होती हैं, हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। अगर आज कोई बंदा बोल अच्छा पाता है या कॉन्फिडेंस है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई कमियां नहीं होगी। तो हर बंदे के अंदर प्लस माइनसेस होते हैं, आपके अपने प्लस होंगे, ठीक है ना, किसी और के अपने प्लस माइनस हैं, तो वो मत सोचना। बट हाँ, इन केस अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ऐसे नहीं बोल पाओगे, इंग्लिश तो देखो बोलनी ज़रूरी है यार। यूक्रेनियन इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जब आप लैंड करते हो, एंट्री रिफ्यूज़ का कारण ही यही है कि जब आप आंसर ही नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी, और एजेंट्स बताते भी नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आंसर करना है, कोई आपको रिसीव नहीं करने आ रहा, बहुत सारे रीज़न होते हैं रिफ्यूज़ होने के। और उसको डिपोर्ट होना नहीं कहते भाई, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। बहुत लोग बोलते रहते हैं डिपोर्ट हो जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, वो डिपोर्ट होना नहीं होता, उसको रिफ्यूज़ होना बोलते हैं। तो फ़र्क होता है डिपोर्ट में और रिफ्यूज़ होने में। और रिफ्यूज़ के कारण मैंने बता दिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे भी हो, वो बंदे की भी एंट्री क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे चलता है पैसा, करप्ट कंट्री है, ऑफिसर्स को पैसा जाता है और उसका खर्चा आ जाता है ठीक ठाक। अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी होते हैं भाई, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा रेट मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को जाना होगा तो मेरे को कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं नंबर यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता। इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली कनेक्ट करके मैसेज करके आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, एंड देन फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस के कैसे कैसे क्या क्या होना, स्टेजेस में पैसे जाता है। कोई इनसिक्योरिटी वाला काम नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे। और पार्ट पेमेंट पहले होता है, पार्ट पेमेंट बाद में होता है, ठीक है। अच्छा, अभी जाना कैसे चाहिए भैया? वहां पे जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा पे। अगर घूमने जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाओ, टूरिस्ट वीज़ा तो आप वैसे भी अप्लाई कर लोगे, ई वीज़ा भी मिल जाता है वहाँ पे, कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ वर्क वीज़ा पे जाना चाहिए, स्टडी वीज़ा पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्टडी वीज़ा पे भी आप 3 से 3.5 लाख रुपए लगा के जाते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज स्टडी वीज़ा पे आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। दूसरा मेन रीज़न कि आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता वर्क वीज़ा पे। कुछ लोग आपको ये भी बोल देंगे आप वहाँ जाके मतलब आप पढ़ाई करो उसके बाद कन्वर्ट कर लेना, ना, आपको एग्जिट करना पड़ता है। पढ़ाई खत्म होते ही आपको वापस आना पड़ेगा, फिर दोबारा जाके आप वर्क वीज़ा करवाओगे या वहां से दोबारा वर्क वीज़ा करवा के आओगे। इससे अच्छा पहले ही वर्क वीज़ा करवा लेना, पहले पढ़ाई पे आओगे, 1 साल अपना खराब करोगे, बिकॉज लैंग्वेज कोर्स पे भेजी जा रहे हैं एजेंट्स, है ना, अपने नॉर्थ इंडिया से उठा के भेज के प्लेन भर भर के भेज रहे हैं। लेकिन ऐसे मत करो यार, मतलब ठीक है ना, जो चीज़ जेन्युइन है वो होनी चाहिए। और पैसा लगता है हर बंदे का, बहुत मेहनत होती है पैसा कमाने में, माँ बाप से लेके जाते हो तो सही जगह पे लगाओ, सोच समझ के लगाओ। यूक्रेन में कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई अच्छी कंट्री नहीं है, लेकिन अगर कोई कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है यार, सेटल ही नहीं हो पा रहे हो, एक्सपोजर लेना है, क्योंकि वहाँ पे कैब वगैरह चला के पैसा कमा लेता है बंदा 80,000 to 90,000, मतलब 70-80 हज़ार रुपया तो नॉर्मल है इंडियन करेंसी में। वहाँ पे ईजी होके अगर चलाओगे 9 से 10 घंटे कैब, अगर आप एक्सटेंड करोगे आवर्स को, कई बंदे 18-18, 20-20 घंटे भी चला रहे हैं तो लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। तो ये है, ये पक्का है, इतनी कमाई वहाँ पे, मेरे दोस्त लोग कमा रहे हैं वहाँ पे। आप कैब में कमा सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर और जॉब्स हैं बिल्कुल ही, अगर कैब में नहीं, और कैब भी रेंट पे मिल जाती है। अगर खुद की चलाओगे तो ज़्यादा पैसा कमा लोगे अगर खुद का होगा, क्योंकि रेंट आपको इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40 हज़ार रेंट देना पड़ता है वहाँ पे कैब का महीने का। तो वो दुखता बहुत है आपको, क्योंकि अगर आप 70 हज़ार कमा रहे हो और 30 हज़ार किसी को दे रहे हो तो बच्चा तो पीछे 40 ही हज़ार। अगर आप खुद की ले लेते हो वहाँ जाके किसी तरह, बिकॉज लोन लेके भी ले सकते हो, या फिर अगर जा ही रहे हो तो थोड़ा पैसा लगा के पुरानी सेकेंड हैंड कार वहाँ पे 4 से 5 लाख की कार अच्छी मिल जाती है, और ये मिनिमम है 4 से 5 लाख अच्छी कंडीशन में, तो वो चला सकते हो आप। अच्छा, जॉब्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जॉब्स वहाँ पे नहीं है भाई। हर कंट्री में लैंग्वेज बैरियर होता है, जब तक आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी, जो कि है यूक्रेनियन नंबर 1, नंबर 2 रशियन। आई थिंक रशियन ज़्यादा चलती है वैसे वहाँ पे, यूक्रेनियन भी चलती है, रशियन भी चलती है। तो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज, और दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, उर्दू हिंदी वाला फ़र्क है। तो अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है तो आपके लिए फिर दोबारा डोर्स जितनी मर्जी ओपन हो जाएंगी, कुछ भी करते रहो फिर तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स भी मिल जाएंगी, बिजनेस भी कर लोगे, बिजनेस तो आप वैसे भी कर सकते हो। और वहाँ पे इंडियन लोग ज़्यादा सेटल नहीं है परमानेंटली, मेरे को सुनने में जो आया है। और वैसे आप सेटल हो सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, अगर आप रेस्टोरेंट
सेटअप कर लेते हो आप इंडियन रेस्टोरेंट्स, क्योंकि वहाँ पे हार्डली 3 या 4 रेस्टोरेंट्स हैं जो मेन कीव सिटी है, कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। और इसके अलावा लवीव है, खारकीव है, और आई थिंक सबसे फेमस जो है कीव, और उसके बाद लवीव है, और ओडेसा थर्ड पॉपुलर सिटी है वहाँ की। और खारकीव भी है, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर पड़ जाता है, बट कीव में सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, और कैब चलाने की भी कीव में सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने के लिए। उसके बाद ओडेसा में भी कमा सकते हो, लवीव में भी कमा सकते हो। वहाँ पे क्राउड रश थोड़ा कम रहता है, नाइट लाइफ कीव में ज़्यादा अच्छी है, इसलिए रात को ज़्यादा राइड्स मिल जाती हैं। कई लोग रात को भी चला लेते हैं, दिन में भी चला लेते हैं। जो बंदा यहाँ पे 40,000 रुपया भी कमा रहा है सैलरी मिनिमम, उसको भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज 40,000 अगर आप यहाँ ले रहे हो ना, और वहाँ पे अगर आप 80,000 ले रहे हो, तो वो इक्वल है। ठीक है, वहाँ का 80,000, इंडिया में 40,000, क्योंकि आपके अपने घर में रह रहे हो, फैमिली के पास रह रहे हो, अपनी कंट्री में रह रहे हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आगे जल्दी ग्रो कर लोगे। वहाँ जाके यहाँ से उनको जाना चाहिए जो बिल्कुल ही यार मतलब जिनको ग्रोथ ही नहीं दिख रही इंडिया में। ठीक है ना, चाहे वो 40,000 भी ले रहे हैं, लेकिन उनको आगे ग्रोथ नहीं दिख रही, या वो ऐसे प्रोफेशन में है जो कोरोना के बाद बहुत डिप कर गया है और लॉस में जा रही हैं चीज़ें, या बिजनेस लॉस में जा रहा है। उनको जाना है तो वो जा सकते हैं, उनके लिए शायद ठीक रहेगा। और हाँ, अब बात करता हूँ कि अगर आपको शेनिंगन में मूव करना है, इलीगल तरीके से बिल्कुल मत करना यार यूक्रेन से। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की लीगल तरीके से कोशिश करोगे अगर, क्योंकि होती हैं, लोग कारों में भर के ले जाते हैं, आपको पैसा भी लेंगे, फिर बोलेंगे गारंटी है, आपको क्रॉस भी करा देंगे। हो सकता है किसी की सेटिंग अच्छी होती भी हो, बिकॉज पैसा तो चलता है वहाँ पे, लेकिन इन केस आपको यूक्रेन से तो क्रॉस करा लेगा वो बंदा, क्योंकि यूक्रेन में पैसा चलता है ना। अगर वो पोलैंड में क्रॉस कराने की कोशिश करेगा, अगर पोलैंड की पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करोगे, या हंगरी की पुलिस ने पकड़ लिया तो आप क्या करोगे? तब आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, 1 से 1.5 साल 2 साल तक जेल में भी रखा जाएगा वहाँ पे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ बैठ के पछताओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऊपर से डिपोर्ट अगर हो गए तो सारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा कलंक है वो, पासपोर्ट पे धब्बा है वो। ठीक है ना, बहुत उसका फिर पंगा पड़ता है, बिकॉज सारे शेनिंगन में आपका डेटा चढ़ जाएगा वो। तो ऐसा मत करना। हाँ, तरीका है लीगली, और उसके लिए रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा सब्र, क्योंकि यूक्रेन में वैसे तो पीआर इतनी इजी नहीं है। सिर्फ एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अगर वहाँ के यूक्रेनियन सिटीजन से शादी कराते हो तो आपको जो है पीआर मिलती है, वो भी 2 साल तक मैरिड रहने के बाद। उसके बाद पीआर मिलती है। उसके बाद आपको पता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, आपको उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हो कागज़ों में, और 2 साल के बाद अपनी पीआर रिसीव करते हो उसके साथ जाके, और उसके बाद डाइवोर्स ऑन पेपर हो जाता है, आपको पीआर मिल जाती है। दिस इज़ वन। सेकेंड इज़, अगर आप मैरिड हो, आप इस पंगे में, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, ना ही आपको आपकी कॉन्शियस अलाउ कर रही है ये करने के लिए, तो आप अपनी वाइफ के साथ वहाँ चले जाओ, या आप वहाँ चले जाओ पहले, उसके बाद अपनी वाइफ को बुला लो। बिकॉज अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो, टीआरसी तो आपको 1 महीने 1.5 महीने में मिल जाती है, फिर आप उनको बुला सकते हो वहाँ। और वहाँ पे अगर आपका बेबी बॉर्न होता है तो आपको पीआर मिल सकती है, बिकॉज आपका बेबी तो सिटीजन हो जाएगा वहाँ का, और उसके बेसिस पे आपको पीआर मिलेगी सबको। तो उस बेसिस पे भी आप पीआर करवा सकते हो। ये है दूसरा आसान तरीका। इसके अलावा तीसरा और कोई तरीका नहीं है वहाँ पे पीआर लेने का। चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, कुछ कर लो, अभी इतना कोई आसान तरीका नहीं है। तो यही 2 तरीके हैं इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए, बांग्लादेशीज़ के लिए, नेपालीज़ के लिए, सब के लिए। तो ये हो गया जी। और जब आप वहाँ पे पीआर हो जाते हो, तो पीआर होने के बाद वेट करो सिटीजनशिप के लिए, बिकॉज अगर आप पीआर हो जाते हो तो 5 इयर्स के बाद तो नेचुरल प्रोसेस है, आपको अब जो है आप सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिटीजनशिप के लिए वही आपको रशियन लैंग्वेज या यूक्रेनियन लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जब तक आप 5 साल वहाँ पे बिता लोगे, शायद आपको इतनी तो भाषा आ ही जाएगी, लोकल लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी, कि आप वहाँ पे जो है इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है या जो टेस्ट है वो आप कर पाओ। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी भाई। मतलब जिनको ट्राई करना है वो कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनके लिए ये सही रहेगा, फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि किन पैरामीटर्स पे आप डिसाइड कर सकते हो, तो आप डिसाइड करके देख सकते हो और जा सकते हो। और जिन्होंने घूमने जाना वो तो टूरिस्ट वीज़ा इजीली लगा के खुद ही जा सकते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल बहुत है, बिकॉज
वहाँ पे लैंड करने के बाद सबसे गंदी चीज़ ये है कि देखो आपका वीज़ा भी आ जाएगा एम्बेसी से, खुद ही वीज़ा देते हैं, फिर आप फ्लाइट भी बुक करा लेते हो, वहाँ पहुँचने के बाद रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये मुझे बहुत ऑकवर्ड चीज़ लगी है, मतलब पैसा वेस्ट करवाने के बाद वापस कर भेज देते हैं। तो थोड़ा देख लेना यार। और आई थिंक और भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, और या फिर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, वहाँ पे मैसेज करके मैं सबका जवाब देता हूँ, सबकी कॉल भी अटेंड करता हूँ अगर मैं किसी को नंबर देता हूँ तो। लेकिन आपको पहले इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना पड़ेगा, फॉलो करें मुझे, और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।